जय नरवान, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं डीजी आर्टिलरी की एक बड़ी रिपोर्ट से। अकॉर्डिंग टू डीजी आर्टिलरी, उन्होंने ये कहा है कि इस समय भारतीय थल सेना जो है वह स्वदेशी 155 mm की जो हविट्जर्स हैं इनको खरीदने के क्रम में आगे बढ़ रही है। और उनका कहना है कि आने वाले निकट भविष्य में आप 155 mm और 52 कैलिबर की जो गन्स हैं इनको देखने वाले हैं, जिसमें बेसिकली आपको एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी जो AT-AGS है ये देखने को मिल सकती है। माउंटेड गन सिस्टम यानी MGS देखने को मिल सकती है। और जो टोड गन सिस्टम्स हैं ये भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि भारतीय थल सेना को इस समय आर्टिलरी गन्स की बड़ी ज़रूरत है, और इसको लेकर के बाकायदा जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है ये ऑलरेडी फ्लोट कर दी गई है। देखना यह है कि जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है ये कब फाइनलाइज किया जाता है। भारतीय थल सेना का प्लान तो काफ़ी बड़ा है, और इस समय AT-AGS जैसी जो दूसरी गन्स हैं इनको लेकर उम्मीदें भी काफ़ी ज़्यादा हैं कि हमें जो बड़े ऑर्डर्स हैं ये देखने को मिलने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट चाइना को लेकर आ रही है। दोस्तों, यूएस डिफेंस ऑफिशियल ने चाइना को लेकर के एक बहुत बड़ा क्लेम किया है, जहां पर क्लेम किया जा रहा है कि चाइना की नई न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन जो है ये इस वर्ष में मई से जून के बीच में डूब चुकी है। और इसके डूबने के जो कारण है ये तो स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन एक सीनियर यूएस डिफेंस ऑफिशियल ने जो रिपोर्ट है अपने उसमें कहा है कि ये चाइना के लिए बड़े एम्बेरसमेंट की बात है, और चाइना इसको पूरी ताकत लगा करके छिपाना चाहता था, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस में ये चीज़ें सामने आ गई हैं। आपको बता दें कि चाइना के पास ऑलरेडी इस समय दुनिया की जो लार्जेस्ट नेवी है ये मौजूद है, जहां पर तकरीबन 370 शिप्स हैं। लेकिन इस प्रकार की जो प्रोडक्शन क्वालिटी है और सबमरीन का जो हाल हुआ है उसके बाद से चाइना को ये पता था कि उनकी जो एम्बेरसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, उनकी बेइज्जती काफ़ी ज़्यादा होगी, और इसको छिपाने का जो भरसक प्रयास है उनके द्वारा किया गया है। डिफेंस ऑफिशियल ने हालांकि अपने नाम बताने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन द प्रिंट की रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि चाइना की ये एक नई स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन थी जो डूबी है, और डूबने का समय जो है ये मई से जून के बीच में बताया जा रहा है। हालांकि ऑफिशियल ने इस पे चिंता भी जताई है। उन्होंने कहा है कि हमें ये नहीं पता कि जिस समय ये डूबी उस समय ऑन बोर्ड न्यूक्लियर फ्यूल इसमें था या नहीं, क्योंकि अगर वो था तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात होने वाली है। लेकिन फिर भी लगातार चीन के जो इक्विपमेंट की क्वालिटी है उस पे सवाल उठते रहे हैं, और चाइना इसमें ऑलरेडी काफ़ी बदनाम है अपने जो इक्विपमेंट हैं और अपने जो सिस्टम्स हैं उनकी क्वालिटी को लेकर के। हालांकि इस समय इंटरनेशनल डिफेंस मीडिया है वो लगातार इस मामले में नज़र बनाए हुई है, और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट ब्रह्मोस एरोस्पेस को लेकर आ रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडो रशियन संस्था है जो कि बेसिकली ब्रह्मोस मिसाइल्स के निर्माण के लिए जानी जाती है, और भारतीय सेना के लिए यहाँ पर जो एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल है इनका निर्माण किया जाता है। लेकिन इसी बीच ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से एक बड़ा क्लेम किया गया है, जहां पर कंपनी ने ये क्लेम किया है कि वो अग्निवीर के लिए जो रिजर्वेशन है उसको अनाउंस कर चुके हैं। जी हाँ, अग्निवीर के लिए जो 15% रिजर्वेशन है वो हमें टेक्निकल देखने को मिलेगा, और जो 50% रिजर्वेशन है ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हमें देखने को मिलने वाला है। या अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो 15% जो हमें रिजर्वेशन देखने को मिलेगा अग्निवीर के लिए टेक्निकल वर्क के लिए मिलेगा, और 50% जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी रोल में उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। यानी अग्निवीर के लिए जो नए रास्ते हैं वो लगातार खुलते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय जो रक्षा मंत्रालय है वो अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव करने पर भी विचार कर रही है, जहां पर इनके टेन्योर को बढ़ाए जाने की बात की जा रही है, और अभी इसमें जो स्पष्टीकरण है और जो फाइनल अभी मुहर है वो लगनी बाकी है। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर DK सुनील सर ने जो F414 इंजन है इनको लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि इस वर्ष के अंत तक अमेरिका के साथ जो F414 इंजन डील है ये फाइनलाइज कर ली जाएगी। और इस समय जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो वार्ता है ये अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुकी है, जहां पर टर्म्स डिसाइड हो चुके हैं, और बस अब जो डील है यही फाइनलाइज होना बाकी है। F414 इंजन भारत के तेजस मार्क 2, एम का मार्क 1 और संभावित है कि टेडबीएफ को पावर करेंगे, और ये भारत के जो इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको एनहांस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे पहले जो लास्ट बड़ी रिपोर्ट इसको लेकर आई थी उसमें कहा गया था कि जो प्राइस है वो फाइनलाइज कर लिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी जो प्राइस निगोशिएशन है भारत की तरफ से किया गया था, जहां पर भारत एक सुटेबल प्राइस को निगोशिएट करना चाहता था, और संभावित है कि वो चीज़ें हो चुकी हैं और डील फाइनलाइज होने वाली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड F414 इंजन का निर्माण अपनी बैंगलोर फैसिलिटी में करने वाला है, जहां पर 40 से लेकर के 50% जो प्रोग्राम होगा इससे इंडियन प्राइवेट सेक्टर की सहायता से पूरा किया जाएगा। या आसान शब्दों में आपको समझाने के लिए बोलें तो तकरीबन 40 से 50% जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं इन्हें इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों से सोर्स किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर एमटार टेक्नोलॉजीज, लासन चुब्रो, गोदरेज, आजाद इंजीनियरिंग, इंडो MIM जैसे कुछ कंपनियां हैं जिनका नाम अभी सामने आया है, और ये इंजन प्रोडक्शन में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेंगी।
ये एक महत्वपूर्ण मूव है, जो कि हमारी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं, इनको ना सिर्फ एक नया अनुभव देगा, बल्कि जनरल इलेक्ट्रिक की जो एक्सपर्टीज़ है, उनका इस्तेमाल करके इनकी जो क्षमता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और आने वाले भविष्य में इसका सीधा फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को रिसीव करेगी और F414 इंजन का निर्माण करेगी। फैसिलिटी का निर्माण ऑलरेडी लगभग पूरा हो चुका है और माना जा रहा है कि जो पहला इंजन है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 3 वर्ष के अंतर्गत डिलीवर कर दिया जाएगा और ये वही समय होगा जब तेजस मार्क टू ऑलरेडी अपने प्रोडक्शन स्टेज में पहुंचने वाले होंगे। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जेट इंजन डील, जिसका इंतजार हमें काफ़ी लंबे समय से था, वो पूरा होने वाली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडोनेशिया को लेकर आ रही है। इंडोनेशिया इस समय भारत के साथ जो अपने सैन्य संबंध है, वो प्रगाढ़ करने में लगा है और अपने जो इंडिजिनस डिफेंस प्रोजेक्ट है, उसमें वो भारत की सहायता भी चाहता है। इसी बीच एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया इस समय भारत के साथ सबमरीन्स को खरीदने पर विचार कर रहा है, ताकि वो अपनी नेवल कैपेबिलिटीज को इन्हेंस कर सके और जो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं अपने रीजन में, उसको सुरक्षित भी रख सके। अगर हम बात करें मंजीत कृपलानी सर की रिपोर्ट की, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गेटवे हाउस में, तो उन्होंने कहा है कि भारत की कंपनियों के पास वो एक्सपर्टीज़ है और भारत ने वो टेक्नोलॉजीज विकसित कर रखी हैं जो कि इंडोनेशिया के काम आ सकती हैं, और इंडोनेशिया यही चाहता है कि भारत का जो वैल्यूएबल असिस्टेंस है वो इनको मिले और वो टेक्नोलॉजी जो अभी तक इंडोनेशिया ने विकसित नहीं करी है, वो भारत के सहयोग से उसको पूरा कर लें। गौर करने वाली बात एक ये है कि इंडोनेशियन स्ट्रेट की अगर हम बात करें, तो ये एक वाइटल मैरीटाइम पैसेज वे है, जहां पर ये इंडोनेशिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस भी रखता है। और इन सबमरीन्स को खरीदने के बाद इंडोनेशिया के पास एक एज होगा कि वो जो मैरीटाइम ट्रैफिक है, उसको ना सिर्फ मॉनिटर कर पाएगा, बल्कि कंट्रोल भी कर पाएगा और इसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, उसको भी वो इंश्योर कर सकेगा। और सबसे खास बात तो ये है कि इंडोनेशिया डिफेंस सेक्टर में भारत के साथ अपने कोलैबोरेशन को यहाँ पर मजबूत करने में लगा है, जहाँ पर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल से लेकर के सबमरीन जैसी जो डील्स हैं, ये इंडोनेशिया के द्वारा डिस्कस की जा रही हैं। अब भारत का इस पे क्या निर्णय होता है, ये तो हमें आने वाले भविष्य में पता चलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है, अब इसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट एक ऐसी डिबेट को लेकर आ रही है, जो कि नेवल एमका वर्सेस टेडबीएफ को लेकर शुरू हुई है। आपको पता है कि टेडबीएफ को लेकर के ऑलरेडी जो टिप्पणियां हुई हैं, वो काफ़ी अच्छी नहीं है और जयदीप मौलंकर सर के उस बयान के बाद से जो डिबेट है वो ट्रिगर हुई है कि क्या भारत को अब टेडबीएफ की तरफ देखना चाहिए या फिर जो नेवल एमका है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक वर्ग ऐसा है जो टेडबीएफ के समर्थन में कह रहा है कि टेडबीएफ हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि ये जल्द से जल्द बनाया जा सकेगा और इसके लिए ऑलरेडी जो जरूरी टेस्ट है वो एलसीए नेवी की सहायता से किए जा रहे हैं। तो वहीं एक वर्ग ऐसा है जो अब नेवल एमका का समर्थन कर रहा है। उस वर्ग का कहना है कि भारत ने ऑलरेडी 15,000 करोड़ रुपए एमका के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किए हैं और एमका जब बन के तैयार होगा, तो इसका जो नेवल वेरिएंट है, हम इजीली डिप्लॉय कर पाएंगे, बना पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि भले ही हम टेडबीएफ वर्सेस एमका की बात करें, एमका अभी प्रैक्टिकली फिलहाल पॉसिबल नहीं है जब तक एमका बन नहीं जाता। और अगर हम बात करें टेडबीएफ की, तो टेडबीएफ पे जो डिज़ाइन वर्क है ऑलरेडी लगभग पूरा हो चुका है और जैसे ही फंड्स इशू कर दिए जाएंगे, तो जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क है, ये शुरू किया जाएगा। इसके पहले भी एमका के नेवल वेरिएंट की बात हुई थी और उस समय डीआरडीओ की रिपोर्ट में कंफर्म कर दिया गया था कि फिलहाल एमका के लिए उन्हें काफ़ी डिटेल अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेल्थ जो है उसको ऑप्टिमाइज करना और कैरियर बेस ऑपरेशन के लिए एमका को तैयार करना, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होगा और इसके लिए डीआरडीओ अभी तैयार बिल्कुल भी नहीं है। तो देखते हैं आगे चल के हमें इसमें क्या देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।